नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह। दोस्तों, हम लोग तो एक दूसरे से ऑनलाइन के माध्यम से परिचित है ही। थोड़ा हमारे आपके बीच में थोड़ा सा गैप हो गया। थोड़ा सा आप देख ही रहोगे कि हमारे बाल थोड़े से गायब हो गए हैं। तो थोड़ी पारिवारिक कारण और थोड़ी शैक्षणिक जिम्मेदारियां भी थी। शैक्षणिक काम में व्यस्त होने के कारण आपसे मिलने में थोड़ी देर हो गई। अब मैं आया हूँ, अब आपसे आपके साथ रहूँगा। ठीक है, तो चलिए आगे बात करें हम लोग। आज दोस्तों, आज मैं आया हूँ आपके बीच एक बड़ा कंटेम्पररी टॉपिक लेके, जो हर समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के स्टूडेंट को जानना चाहिए डिटेल्स में। वो है नारीवाद के बारे में, यानी फेमिनिज्म के बारे में। मैंने अपने सुविधा के अनुसार आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझा, इसलिए मैंने इस नारीवाद को अलग एक हेडिंग कर दिया, नारीवाद का कारण लिबिडो। ठीक है, नारीवाद मैंने लिख रखा है, नारीवाद का कारण लिबिडो, अपनी सुविधा के अनुसार, ताकि बेहतर ढंग से आपको समझ में आए। लेकिन मेन मुद्दा है नारीवाद के बारे में ही आपसे बात करना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले 3 शब्द हैं इससे संबंधित, एक रिलेटेड, वो नारीवाद या महिलावाद भी कहिए, बात बराबर ही है। एक महिला सशक्तिकरण भी बड़ा सुनते हैं हम लोग, बड़ा पढ़ते हैं। और एक शब्द ये लिबिडो वाली बात। तो नारीवाद का जहाँ तक सवाल है, तो ये नारीवाद और महिला सशक्तिकरण या नारी सशक्तिकरण जो शब्द है, ये एक दूसरे से भिन्न जरूर है, लेकिन दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। क्योंकि नारीवाद जो शब्द है, ये एक विचारधारा को बताता है, एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है, जो मुख्य रूप से एक स्त्री पुरुष के बीच समानता की बात करता है, जिसका उद्देश्य ये है कि नारियों की विशेष स्थिति के कारणों का पता लगाना और उसके समाधान के लिए कोई वैकल्पिक उपाय बताना। ठीक है, और रही बात जहाँ तक नारी सशक्तिकरण का है या महिला सशक्तिकरण, जो भी कह सकते हैं, जिसको वुमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं, वो एक कार्य योजना है, एक प्रक्रिया है, जो आमतौर पर सरकार के द्वारा या एनजीओज के माध्यम से होता है। ठीक है, और रही बात लिबिडो की, महिला सशक्तिकरण एक कार्य योजना भी है, रही बात एक प्रक्रिया है। रही बात लिबिडो की, तो लिबिडो की जब चर्चा करते हैं तो थोड़ा सा हमको, मेरे दिमाग में, हम समाजशास्त्र वालों के दिमाग में फ्राइड की बात, फ्राइड का नाम हमारे दिमाग में आता है। दोस्तों, फ्राइड किसी परिचय के तो मोहताज है नहीं। फ्राइड हम लोग को पता है, समाजशास्त्र, हर समाजशास्त्र और मानवशास्त्र वालों को, कि फ्राइड ऑस्ट्रिया के एक मनुष्य विश्लेषणात्मक आंदोलन के जनक के रूप में माने जाते। बेसिकली ये डॉक्टर ही थे, फिर वहाँ से फिर वो समाजशास्त्र की दुनिया में आए। फ्राइड के नाम आते ही समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान समाजीकरण की बातें इन्होंने ही ईड ईगो और सुपर ईगो के माध्यम से समाजीकरण की प्रक्रिया को समझाने की बातें, अपनी बात समझाया है। फ्राइड ने ही 4 से 12 वर्ष तक के लड़के या लड़कियों की मनोदशा, मनोग्रंथि, जो लड़कों के बारे में इन्होंने कहा कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, और लड़कियों के बारे में जो कहा कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इन्हीं के दिए हुए हैं ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। हालांकि समाजीकरण के बारे में अलग बात होगी, लेकिन थोड़ी बात यहाँ पे हो जाए। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एक ऐसी मनोग्रंथि लड़कों में होती है, बॉयज़ में, 4 से 12 वर्ष के उम्र के बच्चों में खासकर, जो जिस मनोग्रंथि के वशीभूत वो बच्चे अपने पिता की अपेक्षा अपनी माँ से ज़्यादा लगाव महसूस करता है, लड़का, बॉय, बेटा। और वही लड़कियों में एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स मनोग्रंथि पाई जाती, जो लड़की अपनी माँ की अपेक्षा अपने पिता से ज़्यादा लगाव महसूस करती। ये बात भी, दोनों ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की बातें भी फ्राइड के नाम से ही जुड़ा हुआ है। फ्राइड रेफरेंस ड्राइव थ्योरी के लिए भी जाने जाते हैं, दमित वासनाओं के सिद्धांत के लिए भी जाने जाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि फ्राइड किसी परिचय के मोहताज नहीं है।
यहाँ जो लिबिडो हमने यूज़ किया, लिबिडो शब्द इसलिए कि फ्रायड का मानना था कि जो भी नेचुरल इंस्टिंक्ट होती, जो भी मानवों के द्वारा जो मानव क्रिया होते, वो उसको बताने के लिए जो मानवों के समस्त व्यवहार होते, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट, जिसको इन्होंने सेक्स इंस्टिंक्ट कहा और जिसको इन्होंने लिबिडो से संबोधित किया, ठीक है। और इसी लिबिडो से वशीभूत होकर एक स्त्री पुरुष आपस में जैविक क्रिया संपन्न करते और जिसके परिणाम स्वरूप महिलाएं गर्भवती होती और उस गर्भवती होने का जो गर्भावस्था का समय आता, उस वक्त महिलाएं शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाती, मजबूर हो जाती, किसी पे निर्भर होने की उनके शारीरिक रूप से कुछ मजबूरियां हो जाती। और यही गर्भावस्था का दरमियान ही होता और गर्भावस्था का समय ही उनके जीवन के एक ऐसा कालखंड होता जो उनको पुरुषों के अधीन ला देता, यानी पुरुष प्रभुत्व का यही से दौर शुरू हो जाता। महिलाएं पुरुषों के अधीनता को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाती, ठीक है। और तभी तो आप, मैंने लिख भी रखा है, सुलामित फायरस्टोन्स का नाम हम लोगों ने पढ़ा है, जो रेडिकल फेमिनिस्ट के रूप में माने जाते, तो उन्होंने तो कहा भी, उनका कहना भी था कि जो ये लिंग वर्ग प्रणाली की जो उत्पीड़न की दौर है, ये जो उत्पीड़न का खात्मा हो सकता है एक टेक्नोलॉजी क्रांति से, एक जो टेस्टी बेबी या बोतल बंद बच्चा हम जिसको कहते हैं आमतौर के में, इसी से दूर हो सकता। तो खैर, रही बात जहाँ तक नारीवाद का, तो इसको समझने के लिए एन ऑकले जो थे, पूरा नाम है इनका एन रॉसबर्ड ऑकले, इन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी, सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी, जो कि 72 में पब्लिश हुई थी, ठीक। दोस्तों, ये जो दो वर्ड है, ये एक वर्ड है सेक्स और एक वर्ड है जेंडर। जब हम सेक्स वर्ड यूज़ करते हैं तो इससे मैं स्त्री पुरुष के जैविक शारीरिक विशेषताओं को बताता, लेकिन जब हम जेंडर शब्द यूज़ करते, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हो, लेकिन जब हम जेंडर शब्द यूज़ करते तो स्त्री पुरुष के जो वो शारीरिक विशेषताओं के साथ, शारीरिक विशेषता तो सार्वभौमिक यूनिवर्सल ही होता है, एक्सेप्ट समान, लेकिन जब जेंडर शब्द एक सापेक्षिक स्थान सापेक्ष शब्द, समय स्थान सापेक्ष, क्योंकि जब हम जेंडर शब्द यूज़ करते तो इसका मतलब होता कि जो शारीरिक विशेषताएं हैं, उस शारीरिक विशेषताओं के साथ एक पर्टिकुलर समाज में जो उस शारीरिक विशेषताओं के साथ एक सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताएं जुड़ी होती है, जो छुपी होती है, उसको प्रकट करता। और ये वैरी करता समय और स्थान के अनुसार, सोसाइटी टू सोसाइटी, टाइम टू टाइम, ठीक है। तो जेंडर का मतलब यहाँ पे यही होता है, और यही कारण होता है कि ये इसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बातें जब की जाती तो ये माना जाता, कहा जाता कि साहब ये, इसमें भी दो विचारधारा आती। जो नारीवादी मूवमेंट के समर्थक हैं कि इनका मानना है कि चूंकि जैविक विशेषताएं के साथ जो सांस्कृतिक मान्यताएं जुड़ी हुई है वो प्राकृतिक नहीं है, वो मानव निर्मित है, इसे समाज के द्वारा बनाए गए हैं। और जाहिर सी बात है, जो मानव निर्मित है वो मानवों के द्वारा हटाया भी जा सकता, वो बदला भी जा सकता। लेकिन वही दूसरी तरफ जो जैविक निर्धारणवादी हैं, उनका मानना है कि ये चूंकि स्त्री पुरुषों के बीच में जो डिफ्रेंसिएशन है, ये जैविक शारीरिक विशेषताओं के आधार पे है, और चूंकि ये कुदरती है, इसलिए ये लिहाजा ये जायज़। तो खैर, तो ये दोनों की अलग अलग अपनी मान्यता है। तो हम लोग आज मिले हैं नारीवाद के बारे में बात करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, नारीवाद सिंपली ये सिंपल बात है कि जो स्त्री पुरुष में समानता की बात करता है, लैंगिक असमानता की बात नहीं करता। कहने के लिए तो कहा जाता कि स्त्री पुरुष दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन व्यवहार में स्त्री उस सिक्के के वो पहलू हैं
जो पुरुष रूपी दूसरे पहलू के द्वारा दबा दिया गया या दबा दिया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि प्रभुत्व का हिस्सा पुरुषों के हक में और सेवा भाव का भाव या देखभाल का भाव जो हुआ हो ये स्त्री के हिस्से आया। खैर एनीवे, तो मूल मुद्दा यही है कि नारीवाद इसी स्त्री पुरुष के बीच में जो लैंगिक असमानता है समाज में, इसके विरुद्ध ही दर्शन है, इसके विरुद्ध का ही आंदोलन है। और उसके बाद फिर उसी के बाद में आज हम लोग थोड़ा बात करें। दोस्तों, कोई भी घटना अचानक शून्य से नहीं शुरू होती, कोई न कोई उसके पीछे कारण रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि स्त्री पुरुषों के बीच में जो ये शारीरिक भेद है और शारीरिक विशेषता के कारण जो अधीनता और प्रभुत्व का भाव पैदा होता, लेकिन ये दौर हमेशा नहीं चलता। दोस्तों, ये जो नारीवाद का मुद्दा है हम लोग का आज का विषय वस्तु, नारीवाद के विचारधारा का विकास एक कई कालखंडों के अनुसार हुआ, समय के अनुसार हुआ, जिसको हम कई वेव्स में बांटते हैं, जिसको वेव्स बोलते हैं, फेमिनिज्म वेव्स के रूप में जानते हैं। जैसे मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख भी रखा है, जैसे इसको फोर्थ वेव मैंने 4 स्टेज में 4 कालखंड में बांटते, वो कालखंडों में बांटते। हर कालखंड के अपने अपने मुद्दे रहते, अपने अपने विशेष सुविधाओं पे फोकस किया जाता है उसके अनुसार। जैसे देखिए, नारीवाद का जो जिसको हम लिख रखा है नारीवाद के तरंग के रूप में 4 वेव्स के रूप में आप इसको बांट सकते हैं। जैसे फर्स्ट वेव आप मान सकते हैं कि ये शुरू हुआ 1848 से 1920 तक का बीच का कालखंड माना जाता है फर्स्ट वेव के रूप में। सेकेंड वेव फेमिनिज्म का 1963 से 1980 तक 1980। फिर थर्ड वेव 1990 से 2010 तक का। और फोर्थ वेव को हम मानते हैं, इस बीच में रखते हैं 2010 से जो अभी का कालखंड चल रहा है, अभी का जो समय चल रहा है। ठीक है, तो ये हम अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग बांटते हैं, अलग अलग समय के अनुसार जैसी परिस्थिति आती है उस तरह के मुद्दों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है अलग अलग लोगों के द्वारा। ठीक इसी तरह से जो नारीवादी विचारधारा का जो आंदोलन भी शुरू हुआ, ये भी कई प्रकार के आंदोलन की चर्चा हम लोग करते, कई प्रकार के विचारधारा को शामिल करते अपने अध्ययन के दौरान। जैसे मुख्य रूप से 3 तरह की विचारधारा मानी जाती है। एक मैंने यहाँ लिख भी रखा है, आप बार बार इसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे नारीवादी विचारधारा है, पहला उदारवादी, इसी को बोलते हैं लिबरल फेमिनिज्म। दूसरा समाजवादी या मार्क्सवादी विचारधारा यानी सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। और तीसरा आमूलचूल परिवर्तनवादी विचारधारा यानी रेडिकल फेमिनिज्म करते हैं। ठीक है, तीनों के अपने अपने कंसेप्ट हैं, तीनों के अपने अपने थॉट कि हमको किस मुद्दे पे बात करनी है, उसी के अनुसार इनको हम लोग बांटते हैं अलग अलग विचारधाराओं में। ये तो 3 मुख्य हैं। इसके अलावे भी विचारधाराएं हैं, जैसे आप देखिए मैंने यहाँ लिख भी रखा है। जैसे एक है कल्चरल फेमिनिज्म, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, कल्चरल फेमिनिज्म। दूसरा इको फेमिनिज्म। इको फेमिनिज्म वाले दरअसल ये प्रकृति उत्पीड़न और महिला उत्पीड़न की साम्यता को दिखाते, समानता को बताने परिप्रेक्ष्य बताते। और अगर हम बात करें जिससे कि महिलाओं की बड़ी भूमिका, महिला उत्पीड़न की भी बात, प्रकृति उत्पीड़न की भी बात, इसमें साम्यता की बात आती। और अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो गौरा देवी का नाम तो हम लोगों ने सुना ही है। गौरा देवी उत्तराखंड की रहने वाली थी और गौरा देवी का ये था योगदान, जो रेणी गांव में इन्होंने ही, गौरा देवी नाम याद रखिए, जो चिपको आंदोलन हम लोग जानते हैं, चिपको आंदोलन ये इन्हीं गौरा देवी का देन है, जो उत्तराखंड की रहने वाली थी। रेणी गांव में इन्होंने 1973 में 1973 में सबसे पहले प्रकृति को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए आंदोलन शुरू किया। और जो उनका बचाने का भी अलग, ये चिपको आंदोलन भी इसीलिए पड़ा, उनका बचाने का, पेड़ों को बचाने का तरीका भी था कि वो पेड़ से लिपट जाती थी जो उनको काटने के लिए आता था। और जब इसको आंदोलन को रोक दिया तो बहुत सारी महिलाएं इनके आंदोलन में शामिल हुई और फिर सारी महिलाएं अलग अलग पेड़ों में जो काटने वाले आते थे उनके सामने भी चिपक जाती थी
पेड़ से, और मजदूरों को वापस होने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया। इसी आधार पे, इसी प्रक्रिया के आधार पे चिपको नामकरण भी पड़ा। इसी तरह का आंदोलन कर्नाटक में भी हुआ, जिसको एपिको आंदोलन कहते हैं। ठीक है, तो खैर ये प्रकृति उत्पीड़न और महिला उत्पीड़न की एक के बीच जो समानता को दर्शाने वाला जो इको फेमिनिज्म वाले बात आती। तीसरा मैंने लिख रखा है, एक है आई फेमिनिज्म। यहाँ आई जो है, आई स्टैंड फॉर ऑफ इंडिविजुअल मानिए। ठीक है, ये इंडिविजुअल आई जो स्टैंड करता है इंडिविजुअल के लिए, दरअसल ये एक व्यक्ति विशेष को महत्व देता है। इनका मानना ही था, इसकी महिला इनका जो थॉट है कि वुमेन्स बॉडी है, वुमेन्स राइट की बात करते हैं। ये लीगल इक्वलिटी के साथ साथ ऐसे लोग, ऐसी महिलाओं का दल, ऐसी महिला सोच, महिलावादी थिंकर जो लीगल इक्वालिटी के साथ साथ अपने सारे चॉइसेस को रिस्पेक्ट करते हैं। फ्रॉम मदरहुड टू पॉड भी कर सकते हैं आप। रही बात नॉटी फेमिनिज्म की, नॉटी दरअसल ये 2000 से 2009 के बीच का कालखंड माना जाता है। शून्य को, यहाँ ये नॉटी, शून्य को नॉट भी कहा जाता है, और इन लोगों का मानना ये था कि ये दरअसल, इसमें खासकर बड़ा नाम है एनी लेविन्सन का। इन लोगों का दरअसल मानना ये था कि जो 20वीं सदी के महिलाओं का नारीवादी आंदोलन है, ये एक राजनीतिक विचारधारा पे आधारित नहीं, ये रोज़मर्रा के अनुभव पर आधारित। इनका मानना था कि नारी चाहे तो वो विवाह कर सके, महिलाएं चाहे तो विवाह करें या विवाह ना करें, वो एकल माँ भी बन सकती, वो सजेगी संवरेगी अपनी खुशी के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं। ठीक है, और ये जो विचारधारा का कालखंड आता है, जिसको हम नॉटी फेमिनिज्म की बात के अंतर्गत आती है, ये 2000-2009 के बीच है, क्योंकि शून्य को नॉट भी कहा जाता है। तो खैर ये तो कुछ छोटी छोटी विचार है, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 विचारधाराएं मानी जाती फेमिनिज्म की। उदारवादी यानी लिबरल फेमिनिज्म, समाजवादी या मार्क्सवादी यानी सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, और तीसरा आमूल चूल परिवर्तनवादी नारीवादी मूवमेंट या रेडिकल फेमिनिज्म। ठीक है, और ये सब, ये जो अलग अलग समय के विकास के का आधार पे अचानक आप चाहें कि एकदम ही बदल दे सिस्टम को, तो ये नहीं होता था। धीरे धीरे ग्रेजुअली लोगों ने प्रयास किया, और उदारवादी जो विचारधारा के लोग थे, जो सिद्धांतकार, जो नारीवादी मूवमेंट के लोग थे, दरअसल इनका मानना था कि ये जो शिक्षित महिलाओं का शोषण का कारण इन्होंने ढूंढा कि क्यों महिलाएं शोषित हैं, क्यों पिछड़ी हुई। तो दरअसल इन लोगों ने देखा कि ये शिक्षा नहीं होने के कारण ही महिलाओं का शोषण होता। इसलिए उस कालखंड के की जो महिलाएं थी, वो दरअसल महिलाओं की शिक्षा पे ज़्यादा जोर देती थी, मताधिकार पे के लिए इन लोगों ने आंदोलन छेड़ा। और इसलिए इनको कहा जाता है कि ये इससे सफराजिस्ट मूवमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि शिक्षा ही मुख्य मुद्दा है, मताधिकार मुख्य मुद्दा है समानता लाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये उदारवादी ये समानता की बात करते शिक्षा। और फिर इसमें कई नाम हैं, जैसे आप कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण नाम तो इसमें आप मान सकते हैं कि मैरी वॉल्सटरकॉर्फ का,
इनकी बड़ी फेमस बुक है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन। ठीक है, रूसो का जो शिक्षा के बारे में कंसेप्ट था उसके विरुद्ध इनकी विचारधारा थी कि रूसो का जैसे मानना था कि पुरुष के शिक्षा के लिए तो बड़ा समर्थक थे, लेकिन जहाँ तक महिलाओं की शिक्षा की बात है तो उनका तो मानना था ये था कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ये करें कि पति को खुश करने की कला उनको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये, और दूसरी बात मेरी वेस्टरगार्ड का मानना था कि जो महिलाओं की जो एक आभासी हीनता है, दरअसल ये सदियों से जो महिलाओं की क्षमता का उपेक्षा किया गया उसका परिणाम, और इसी के कारण इन्होंने, यहाँ तक कि इनका तो मेरी वेस्टरगार्ड का जो मानना था कि ये जो विवाह है, विवाह नामक संस्था है, ये भी एक प्रकार का एक लीगल प्रोसीजर है। ठीक है, तो खैर एनीवे, और फिर इनके कारण ही दरअसल ये था कि मुख्य रूप से उदारवादी विचारधारा का जो सिद्धांत फेमिनिस्ट थे उनका ये था कि शिक्षा ग्रहण करना, मताधिकार प्राप्त करना और व्यवसाय में सहभागिता हो महिलाओं का। इस उदारवादी मूवमेंट को, उदारवादी फेमिनिज्म को सफराजिस्ट मूवमेंट भी कहा जाता। ठीक है, रही बात दूसरी, जो समाजवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के लोग थे, जैसे सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के लोग, इनका मानना था कि दरअसल ये जो पितृसत्ता और पूंजीवाद जो है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे को ताकत देते हैं। हालांकि ये बात भी कि महिलाओं ने अचानक ये नहीं किया, आपको रोजा पार्क्स को जानना चाहिए। रोजा पार्क्स ही वो महिला थी जो कि अमेरिका में जब नस्लभेदी विचारधारा बड़ा चलन में था और जिसमें गोरे और कालों के बीच में भेद किया जाता था, तो गोरों के लिए सीट रिजर्व होती थी। बस में अगर कोई गोरे आ गए तो काले जो से बैठे हैं उनको खड़ा हो जाना पड़ता था। लेकिन जब 1955 में 1955 ईयर आपको याद रखना चाहिए, जब रोजा पार्क्स ने गोरों के लिए सीट खाली करने से इनकार कर दिया, तो एक नया आंदोलन शुरू हुआ, एक नई विचारधारा पनपी। और इसीलिए रोजा पार्क्स को उस कालखंड में, आप समझिए, जहाँ के लोग आपस में हिम्मत नहीं कर पाते थे करने का, कुछ बताने का, कुछ विरोध करने का, उस वक्त इन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत की। और यही कारण है कि पार्क्स को मदर ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट के रूप में माना जाता है। ठीक है, खैर आइए, यहाँ पे जो समाजवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के लोग हैं, इनका मानना ये था कि पितृसत्ता और जो पूंजीवादी विचारधारा है या पूंजीवादी व्यवस्था, ये दोनों एक दूसरे को ताकत देते हैं। और फिर पूंजीवादी पितृसत्ता की बातें आई, यहाँ मैंने लिख रखा है, ये बड़ा नाम याद रखिए, जिला एजाइजेशन ने पूंजीवादी पितृसत्ता शब्द इन्हीं का दिया हुआ है। और इनकी एक बड़ी फेमस बुक इन्होंने लिखा, डेवलपिंग ए थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट पैट्रियार्की एंड सोशलिस्ट फेमिनिज्म। ठीक है, और इस विचारधारा के समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधारा का मानना ये था कि दरअसल पूंजीवादी पितृसत्ता व्यवस्था में दो प्रकार के श्रमिकों का उदय हुआ, एक सर्वहारा और दूसरी गृहिणी। फ्रेडरिक एंगल्स के बारे में भी मैंने लिख रखा है। इनकी एक बड़ी फेमस बुक थी, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट्स। इनका तो बड़ा स्पष्ट मानना था कि महिलाओं की स्थिति या महिलाओं का शोषण तब तक दूर नहीं हो सकता जब तक महिलाएं घर का काम छोड़कर बाहर मजदूरी मिलने वाले काम को स्वीकार नहीं करती, यानी जिस काम को करने में उनको पारिश्रमिक दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से आंदोलन शुरू हुआ।
रही बात आमूल चूल परिवर्तनवादी या रेडिकल फैमिलिस्ट जिसको बोलते हैं, या रेडिकल फैमिलिज्म जिसको कहा जाता है, दरअसल ये जो रेडिकल फैमिलिज्म है, फैमिलिस्ट है या रेडिकल फैमिलिज्म मूवमेंट, जो भी कह लीजिए आप, ये दरअसल पुरुष संस्कृति के मूल्यों पे ही चोट करते। रेडिकल फैमिलिस्ट ही ने पहली बार इस बात को रेखांकित किया कि पितृसत्ता के अंतर्गत मातृत्व एक जबरन कराया गया श्रम है। यानी आप कह सकते हैं कि रेडिकल फैमिलिज्म के अंतर्गत या रेडिकल फैमिलीज के अंतर्गत जो आते जो लोग, वो पुरुष संस्कृति की मानसिकता पे ही चोट करते। इसमें सिमोन द बोआ का नाम तो बड़ा फेमस है। कई लोग हैं रेडिकल फैमिलिस्ट के रूप में जिनका नाम बड़ा चर्चित है आमूल चूल परिवर्तनवादी विचारधारा के रूप में, और इनका मानना ये था कि रेडिकल नारीवादियों का कि महिलाओं की जो यौनिकता और प्रजनन की जो उनकी क्षमता है, ये दोनों महिलाओं की शक्ति भी है और उत्पीड़न की जड़ में भी है। खैर, इसमें बड़ा फेमस नाम, कई नाम हैं, इसमें सबसे चर्चित नाम सिमोन द बोआर का है। पूरा नाम आपको हर बार मैं कहता हूँ, हर वीडियो में इसमें भी कह रहा हूँ कि पूरा नाम आपको थिंकर का याद रखना चाहिए। मैंने लिख भी रखा है आपकी सुविधा के लिए। जैसे इनका नाम है पूरा सिमोन लूसी अर्स्टाइन मैरी बर्टन डी बोआर। इनकी बड़ी फेमस बुक है द सेकेंड सेक्स, जो कि 1949 में आई थी। मैंने यहाँ लिख रखा है, आप ध्यान दीजिएगा। द सेकेंड सेक्स बड़ी फेमस बुक है। हालांकि बाद में सेकेंड सेक्स का हिंदी अनुवाद भी प्रभा खेतान के द्वारा किया गया स्त्री उपेक्षिता के रूप में। और सिमोन द बोआर ने कहा कि महिलाएं या स्त्री पैदा नहीं होती, बल्कि उसे बनाया जाता। अब साहब बनाया जाता जो वर्ड यूज़ किया गया, अब बनाया जाता कोई महिलाएं कोई वस्तु थोड़े है कि जो कहीं फैक्ट्री में बनती है। बनाया, इनका कहना केवल प्रतीकात्मक रूप से था कि स्त्री पुरुष जो पैदा लेते, जो लड़कियां पैदा लेती, उसमें भी वही क्षमता होती, वही इच्छा होती, वही ताकत होती जो पुरुष मतलब लड़कों में होती। लेकिन लड़कियों में जो ये स्त्रीच्युत गुण जो होता, ये समाज परिवार के द्वारा उसमें डाला जाता। बहुत सही बात है। हम लोग भी अपने अपने समाज में देखते हैं। अगर हम भारतीय समाज के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, आज नहीं पारंपरिक रूप से, आज तो लड़के लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं किया जाता। हर माँ बाप अपने बेटा बेटी की परवरिश समान करते। लेकिन प्राचीन कालीन भारतीय समाज की बात करें तो लड़कियों के मन में हम डालते थे बचपन से, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग पीरियड, कि ऊंची आवाज़ मत बोलो, बाहर मत जाओ, अंधेरे मत जाओ, लेट मत जाओ, अकेले मार्केट मत जाओ। छोटे छोटे बच्चे, मान लीजिए हमारे दो बेटे बेटी है, एक बेटा एक बेटी हो, और छोटे छोटे मेला ले जाते हैं हम लोग अपने बुजुर्गों के साथ, तो हम लोग जाया करते थे। तो बेटा को हम लोग क्या देते हैं आमतौर पे, खरीदते हैं खिलौना के रूप में। वो छोटा छोटा पिस्टल रूप में आता था, एक चक्री टाइप की, उसे फुट फुट करके आवाज़ आती थी। घोड़ा देते थे जो लकड़ी का या खिलौना के टाइप का हो। साइकिल खरीद के देते थे, इसलिए कि तुम हार्डी हो, तुम लड़का हो, तुमको मजबूत होना है, तुमको बाहर घर की जिम्मेदारी उठानी है, तुमको बाहर जाना है, बाहर लड़ना है, परिवार के सुरक्षा कवच बनना है। ये उसको हम बचपन से डालते हैं उसके दिमाग में। और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली उस लड़का जो कल होके युवक बनता, फिर किसी घर का मालिक बनता, तो फिर उसके मन में ये मानसिकता घर कर जाती। लेकिन जो लड़कियां होती, हम उनको क्या देते, उनको फ्रॉक पहनने देते। अगर कोई बिटिया हमारी अगर जीन्स पहनना चाहे, आज की परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पुरानी जो विचारधारा हमारी हुआ करती थी कि जीन्स पहनना चाहे लड़कों की तरह अपने भाई की तरह ही,
दूसरों की बात छोड़ दीजिए, तो ये तुम लड़की हो तुम फ्रॉक पहनो, तुम साड़ी पहनो, तुम घूंघट डालो, तुम ये करो। छोटी बच्चियां हैं, मेला ले जाते थे तो उनको हम लोग गुड़िया देते थे खरीद के। एक पहले आता था, अब आता है कि नहीं मैं नहीं जानता, छोटे छोटे मिट्टी के एक चाक टाइप का आटा जिससे पीसा जाता है, गेहूँ पीसाने वाला, उसी से लड़कियां खेलती थी, खेलने के लिए देते थे हम खरीद के। ये सब क्या था? ये एक ग्रेजुअली हम इंजेक्ट करते हैं उस छोटी बच्ची के दिमाग में कि तुम लड़की जोर से मत बोलो, बाहर मत जाओ, किसी गैर पुरुष के सामने मत जाओ। छोटे बालपन से ही हम उसके मन में इंजेक्ट करते हैं, और फिर जो उसकी नेचुरल जो कैपेसिटी होती उसको हम दबा देते हैं। तो इसलिए सेमन दबा देगा कि स्त्री पैदा नहीं होती, स्त्री बनाई जाती। एक उनके कहने का भाव ऐसा ही था। तो खैर, तो सेमन दबा बड़ी फेमस है रेडिकल फेमिनिस्ट के रूप में। फिर दूसरा एक नाम है सुलामिस फायरस्टोन का, मैंने लिख भी रखा है उनको। पूरा नाम है उनका सुलामिस सुलेव फायरस्टोन। इनकी एक बड़ी फेमस बुक है द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स द केस फॉर फेमिनिस्ट रेवोल्यूशन, जो आई थी 1970 में। इनका तो बिल्कुल विशुद्ध मानना था कि एक परिवार में ही जो एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम करते हैं लड़के लड़कियों में, पुरुष स्त्री में, यानी परिवार के अंदर ही जो लैंगिक भेदभाव होता उसी के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। और फिर इनका तो विशुद्ध रूप से मानना था कि जो लिंग आधारित जो लिंग वर्ग प्रणाली जो है, इसका उत्पीड़न तभी हो सकता है जब ये एक टेक्नोलॉजिकल क्रांति के द्वारा इसका हो सकता है। और फिर इन्होंने ही जो एक कृत्रिम प्रजनन, बोतलबंद बच्चे का कंसेप्ट, इस तरह की विचारधारा का इन्होंने समर्थन किया और एक उत्पीड़न रहित समाज की कल्पना की इन्होंने जो आदर्श समाज के रूप में इन्होंने माना। और इन्होंने जो एक जिस तरह से आर्थिक वर्ग प्रणाली में एक अंडर क्लास जो सरबराहों की आती, उसी महिलाओं के बारे में भी इन्होंने उसी अंडर क्लास से तुलना की कि जिस तरह से आर्थिक वर्ग में जो शोषण की प्रक्रिया है उसमें सरबराहों को आंदोलन करना पड़ेगा, तभी उसकी उत्पीड़न वाली जो समस्या है समाप्त होगी, तभी समानता की बात आएगी सरबराहों के परिप्रेक्ष्य में। उसी तरह से दूसरा अंडर क्लास ये महिलाओं का, इसको भी अपनी स्थिति सुधारने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, तभी जाके महिलाओं की समानता आएगी। नारीवादियों का तो मुख्य उद्देश्य यही है कि लैंगिक आधार पर जो समाज में भेदभाव होता है उसको मिटाया जाए। तो इस तरह से पूरे विश्व में ये आंदोलन चला। और एक और ये केट मिलेट को भी सुन लीजिए। इनका पूरा नाम केट मिलेट हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम है कैथरीन मरी मिलेट। इनकी एक फेमस बुक थी द सेक्सुअल पॉलिटिक्स, जो कि 1970 में आई। और इन्होंने जो एक दरअसल साहित्य और दर्शन में जो एक यौन संबंधी विषय वस्तुओं का अध्ययन किया, और इस नारीवादी विचारक के रूप में तो इनकी तुलना, या नारी मुक्ति आंदोलन के रूप में तो इनकी तुलना माओ से तुंग से की जाती। ठीक है, तो खैर, तो इस तरह से विचारधारा आती है समय के अनुसार, कालखंड के अनुसार पूरे विश्व में चली, अलग अलग समय पर अलग अलग मुद्दों पे फोकस किया गया। और रही अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, ठीक है, और भी यहाँ पे एक चीज़ और आपको बोले कि ये जो नारीवाद की बात हम करते हैं, ये नारीवाद को आप मातृसत्ता के परिप्रेक्ष्य में मत समझिएगा कि ऐसा नहीं कि महिलाओं की एक ऐसा आंदोलन जो महिलाओं के डोमिनेट होने की बात को स्वीकार करता हो या उसकी वकालत करता हो। नारीवादी मूवमेंट, नारीवादी आंदोलन, नारीवादी विचारक केवल एक बराबरी के पक्षधर है, जो लैंगिक भेदभाव है समाज में उसको दूर करने के पैरोकार है। ठीक है, तो खैर रही बात, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में भी महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया।
जैसे राजा राम मोहन राय, पंडित रमाबाई, ज्योतिबा फूले, ठीक है। इस तरह से बहुत अनगिनत नाम है। और खासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें हम, तो भारत की कंडीशन थोड़ी अलग है। भारत में तो एक सदियों से पति भक्ति में दीक्षित महिलाएं हैं। भारतीय नारी तो अभी मुक्ति के लिए संघर्ष कर रही है, और उस मुक्ति के लिए उन्हें शक्ति चाहिए, जिस शक्ति के आधार पे वो पश्चिमी जो नारियों के समकक्ष, पश्चिमी देशों की जो नारियों के समकक्ष खड़ी हो सके, जो पश्चिमी देशों की नारी जो अपनी तृप्ति के लिए संघर्ष कर रही है, तृप्ति प्राप्ति के लिए संघर्ष करना चाह रही है। यानी आप कह सकते कि भक्ति, मुक्ति, शक्ति और फिर तृप्ति, ये 4 लहरें हैं, आप मान सकते हैं, जो नारी शक्ति को एक अभिव्यक्ति देती है। तो खैर, तो दोस्तों, इस तरह से नारीवाद के बारे में हम लोगों ने थोड़ा चर्चा किया। इस तरह से नारीवाद को हम लोग समझते हैं। नारीवाद का सिंपल उद्देश्य है समाज में लैंगिक असमानता को शारीरिक विशेषताओं के आधार पर जो स्त्री पुरुष में भेदभाव किया जाता है, उस विचारधारा को बदलना, और मानव, स्त्री हो या पुरुष हो, सबके लिए बराबर व्यवस्था हो, सभी मानव, सभी समान हो, सबके लिए समान व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं समझता हूँ कि थोड़ा प्रयास हमने किया कि नारीवाद के बारे में आपको समझ डेवलप हो, थोड़ा विकास हो, नारीवाद के बारे में सोच डेवलप हो। अब कितना आपकी सोच में परिवर्तन आ पाया, आपके ज्ञान में कितनी बढ़ोतरी हो पाई इस परिप्रेक्ष्य में, ये निर्णय करने के लिए मैं आप पे छोड़े जा रहा हूँ। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूँगा किसी और मुद्दे को लेके, जो आप समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए काम आ पाए। और जाहिर सी बात है, एक बात तो मेरा हक बनता ही है कि अगर मेरे प्रयास से थोड़ा सा भी आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, तो एक सब्सक्राइब तो हमें चाहिए ही। और आपसे अपेक्षा करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने का प्रयास करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन ना हमें आपके लिए कुछ करने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे को लेके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।